मेरा एक दोस्त है आनंद, उसके साथ मेरी शर्त लग गई कि आज का जो इंडिया और इंग्लैंड का मैच है उसमें इंडिया ही जीतेगा। वो मूर्ख वो कह रहा था कि इंग्लैंड जीतेगा। बहुत अच्छी बात है, गेम चालू हो गया और फाइनली जीता कौन? इंडिया। मैं जीता। तो मैंने उसको बोला कि भाई जीत गया मैं, ला पैसे ला। एक छोटे से अमाउंट की शर्त लगी थी, ऐसी फ्रेंडली शर्त थी। उसने कहा कि है दोस्त से पैसा मांगता है। मुझे लगा कि भाई ऐसा है कि हम लोग दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, फ्रेंडली ही सही, जिसमें हम लोग दोनों ने एक पर्टिकुलर इवेंट पे स्पेकुलेशन किया था। तूने स्पेकुलेशन किया था कि इंग्लैंड जीतेगा, मैंने स्पेकुलेशन किया था कि इंडिया जीतेगा। ये एक लेजिटिमेट स्पेकुलेशन था जिसमें हम लोग दोनों के बीच में एक बात हुई थी कि तू मुझे इतना रुपया देगा और तू मुकर गया। ये क्या दोस्ती हुई? हंसने लग गया। चलिए मैं भी हंसने लग गया कि दोस्तों से ज़्यादा क्या आर्गुमेंट करें। लेकिन अगर आप सपोज किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन किसी के साथ कर रहे हैं जिसको आप जानते नहीं हैं, और वो ट्रांजैक्शन एक एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, और उस ट्रांजैक्शन के अंदर में अनसर्टेनिटी है, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो आपको नहीं लगता है कि हमको कुछ अमाउंट रिजर्व में रख लेना चाहिए ताकि अगर सामने वाला वो ऑब्लिगेशन मीट ना करे तो वो अमाउंट कम से कम एक पेनल्टी के रूप में काउंटर पार्टी रख सके। एग्जाम्पल के रूप में सपोज मैं एज्यूम करता हूं कि निफ्टी 15,000 हो जाएगा, मैं कहता हूं चलो, तो कोई एक काउंटर पार्टी हो सकता है वो बोलेगा 15,000 कहां से होगा, ये 10,000 चला जाएगा। तो ये एक लेजिटिमेट बातचीत हो रही है। ऐसे ही ये लेजिटिमेट बातचीत एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे होती है, बट मान लेते हैं कि एक बार हम लोग दोनों के बीच में ऐसे ही बातचीत हो गई। जब मैंने उनको कहा कि 15,000 हो जाएगा, इसका मतलब अगर वो 15,000 नहीं हुआ और ये 11,000 हो गया तो मेरा नुकसान हो गया, सामने वाले को फायदा हुआ। मेरा एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी बनता है और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन भी बनता है कि मैं उनको वो पैसा दूं। पर सामने वाला अगर प्रॉफिट में है तो मुझे छोड़ेगा नहीं, और सामने वाला अगर लॉस में है तो वो भी चाहेगा कि ये बात आई गई हो जाए। ये अनसर्टेनिटी, ये स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, मार्जिन सिस्टम। मार्जिन सिस्टम जो कि ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, उसको आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मैं एकदम सिंप्लीफाइड वे में आपको क्या क्या मार्जिन देना पड़ता है फाइनेंशियल मार्केट ट्रांजैक्शन में, एक्सचेंज ट्रेडेड, उसके बारे में मैं पूरा खुलासा करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और मेरे साथ अगर पहली बार आप जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरे वीडियोस को लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जब आप शेयर बाजार में कोई शेयर खरीदते हैं, तो आज सपोज आप मार्केट खुला है और आज आपने कोई शेयर खरीदा, तो वो जो शेयर खरीदा उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? T+2, मतलब आज आपने अगर खरीदा तो 2 दिन बाद के पहले आपको पैसा दे देना पड़ेगा। किसको? ब्रोकर को। क्यों? क्योंकि ब्रोकर को 2 दिन बाद एक्सचेंज को पे इन करना पड़ेगा। पे इन और पे आउट एक कॉन्सेप्ट है जो कि ब्रोकर्स एक्सचेंज के साथ में डील करते हैं। एक्चुअली एक्सचेंज के साथ नहीं डील करते हैं, वो करते हैं एक्सचेंज की क्लियरिंग कॉरपोरेशन के साथ डील करते हैं। जब आपने आज ट्रेड कर लिया तो ब्रोकर को परसों सुबह पहले पे इन करना होगा, मतलब पैसे देने होंगे, और दोपहर में वो शेयर ब्रोकर के पास आ जाएगा। तो पहले पे इन होता है, फिर पे आउट होता है। ये कार्य करेंगे तो आज से लेके परसों तक एक रिस्क है। क्या रिस्क है? कि आपने ले तो लिया बट आपने पैसे नहीं दिए, या आपने ले तो लिया बट आपने पैसे कम दिए। ये बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जिनसे मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसको कहते हैं मार्जिनिंग सिस्टम। मार्जिनिंग सिस्टम क्यों आया? एग्जाम्पल के रूप में आज अगर सपोज हमने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए में, और वो शेयर आज रात तक ही, शाम तक ही 75 रुपये हो गया, इसका मतलब 25 रुपया आपका नुकसान ऑलरेडी है। हो सकता है कि आप डिसाइड करें कि मैं शेयर जाओ नहीं लेता हूं,
तो वो जो 25 रुपये नुकसान है, ये किसका नुकसान है? शेयर खरीदा किसने? ब्रोकर ने खरीदा है। किसके लिए? आपके लिए। तो ये नुकसान किसका रहा? शायद ब्रोकर का हो गया। क्या ये सही है? नहीं, गलत है। तो आपका जो शेयर आपने लिया है उसके अगेंस्ट एक कैपिटल साइड करना पड़ेगा, जो कैपिटल ब्रोकर मार्जिन के रूप में अपने पास रखेगा। मान लेते हैं कि 1 लाख का ट्रांजैक्शन था, तो 20,000 रुपया ब्रोकर अपने पास में रखना चाहेगा, जिसके पहले आपको ट्रांजैक्शन शायद वो ना करने थे। ये मार्जिन जो ब्रोकर कलेक्ट करता है, ये अल्टीमेटली जाता है एक्सचेंज को, क्योंकि एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले थोड़ा कैपिटल रहना चाहिए, ताकि अगर कोई भी अनसर्टेनिटी आए फ्यूचर में तो उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो मार्जिन सिस्टम है पूरा मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए। किस चीज से प्रोटेक्ट? अनसर्टेनिटी के लिए। क्या अनसर्टेनिटी? वोलेटिलिटी के लिए। ये कॉन्सेप्ट एकदम समझिए, और यही सिस्टम है, इसलिए हम सब हैं। अगर मार्जिन सिस्टम एक्सचेंज से हट जाएगा ग्लोबली, तो अब एक कैटास्ट्रोफी होने की चांसेस है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पूरे मार्जिन सिस्टम को अच्छे से समझें। अब प्रश्न यह आता है कि मार्जिन किस चीज में लगता है? कैश मार्केट ट्रांजैक्शन में अलग तरीके का मार्जिन है, डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शन में अलग तरीके का मार्जिन है। क्या रूप है, क्या फॉर्म है, ये अपने डिस्कस करेंगे, बट पहले ये एक डिजाइन समझिए। यह है एक्सचेंज, यह है ब्रोकर, और यह है आप। याद है आपको? ये लास्ट वीक भी मैंने वीडियो रिलीज किया था, तो उसमें मैंने आपको स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट बताया था। उसमें यही हम लोग डिजाइन लेके बात किए थे, फिर से यही लेते हैं। एक्सचेंज, ये है ब्रोकर, और ये है आप। आप जब भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एक्सचेंज से बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं ब्रोकर से, क्योंकि ब्रोकर का सर्वर है, वही सर्वर जो फ्रंट ऑफिस है, मतलब आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए अलाउ कर रहा है, और वही सर्वर जो बैक ऑफिस के साथ कनेक्टेड है, जो आपका मार्जिन सिस्टम को कैलकुलेट कर रहा है। जब आप ब्रोकर के सर्वर को ऑर्डर पंच करने बोलते हैं, तो ब्रोकर क्या देखेगा पहले कि क्या भाई तुम्हारे पास में पैसे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है अकाउंट्स में, तो फिर आपका ट्रेड नहीं जाना चाहिए। किस पैसे की बात हो रही है? सपोज आप 1 लाख का ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, तो क्या आपका 1 लाख रुपया ब्रोकर के पास होना चाहिए? नहीं। अगर पूरा पैसा पहले से मैं ब्रोकर के पास दूंगा, तो फिर उसका फायदा ही क्या? तो मेरे पास एक छोटा प्रपोर्शन, जो कि आज की रेट में है तकरीबन 20%, तो 20% ऑफ योर ट्रेड वैल्यू शुड बी विद द ब्रोकर। मतलब अगर आप 1 लाख का ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, तो 20,000 रुपया मिनिमम ब्रोकर के पास आपका होना चाहिए। ये तो हो गया ट्रांजैक्शन अगर आप आज कर रहे हैं और इस पोजीशन को नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। बट अगर आप ट्रांजैक्शन आज कर रहे हैं और आज ही स्क्वायर अप करना चाह रहे हैं, तो क्या ये 20% होना चाहिए? इसका जवाब है जी हां, ये होना चाहिए। तो आज आपने लिया 100 रुपये में और उसका दाम हो गया 90 रुपया, मतलब 10 रुपया आपका नुकसान हो गया। तो जो 20,000 रुपया आपका मार्जिन रहना चाहिए, वो मार्जिन में से वो 10 रुपया या 10,000 रुपया माइनस हो जाएगा। नेट में आपका 10,000 रुपया ब्रोकर के पास पड़ा रह गया। समझ में आ रही है बात? तो मार्जिन जो है, अभी मैं कैश मार्केट की बात कर रहा हूं, अभी मैं डेरिवेटिव्स में गया ही नहीं। तो कैश मार्केट एक अलग है, डेरिवेटिव्स एक अलग है। तो मार्जिन सिस्टम का सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि अगर आपके पास बेसिक कैपिटल नहीं है, तो आप एक्सचेंज के अंदर में पहला ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे। और वो बेसिक कैपिटल इज एटलीस्ट इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ योर वैल्यू ऑफ ट्रेड। जितना आप शेयर लेना चाह रहे हैं, उसका 20% आपका होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को एक्सचेंज ने अलग अलग टर्मिनोलॉजीज दिया है। ये पूरा मार्जिन का कॉन्सेप्ट जो है, इसको एक्सचेंज ने मोटा मोटी कैश मार्केट में 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पहला, वैर मार्जिन। वैर मतलब वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो क्या रिस्क एक्सचेंज को दिखता है आपके ट्रेड में? किस चीज से रिस्क है? शेयर ऊपर नीचे जाने का रिस्क है। क्या हर शेयर में हर तरह का रिस्क है, सेम रिस्क है? नहीं। कुछ शेयर होगा जिसका वोलेटिलिटी बहुत हाई होगा, उनमें रिस्क ज्यादा है। कुछ शेयर जिसमें वोलेटिलिटी कम है, उनमें रिस्क कम है। अब चर्चा करते हैं ये वोलेटिलिटी क्या है।
ये क्या भला है? देखिए, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब कोई भी शेयर की आप बात करते हैं तो उसका एक तरीका है मूवमेंट का। कुछ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ऐसे मूव करते हैं, कुछ स्टॉक्स धीरे 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 मूव करते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा मूव करते हैं वो हाईली वॉलेटाइल है, इसका मतलब उनमें रिस्क ज़्यादा है। और जो धीरे 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 मूव करते हैं वो कम रिस्क वाले स्टॉक है। इसका मतलब अगर मार्जिन कैलकुलेशन की बात करें तो जिस स्टॉक के अंदर में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी उसमें ऑब्वियस सी बात है कि मार्जिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। सो वैल्यू एट रिस्क कॉन्सेप्ट जो है वो ये बताता है कि अगर वॉलेटिलिटी हाई हो रही है किसी स्टॉक में तो वेयर मार्जिन जो है उसका रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। तो इट इज रिलेटेड टू वॉलेटिलिटी इन एनी इंस्ट्रूमेंट, खाली स्टॉक की बात नहीं है, ये कमोडिटी, करेंसी, सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में वेयर का एक रेलेवेंस है। दूसरा जो मार्जिन कॉन्सेप्ट है वो है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। सो वेयर एक कंसेप्ट हो गया जो वॉलेटिलिटी को देखता है, इमीडिएट वॉलेटिलिटी को देखता है, और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन जो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी को देखता है कि पिछले 6 महीने से इस स्टॉक में कितना वॉलेटिलिटी रहा है और कितने चांसेस है कि ये स्टॉक में इतना रुपया लग सकता है। तो वेयर इज मोर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी एंड एक्सट्रीम लॉस मार्जिन इज मोर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वॉलेटिलिटी। क्या आपको दोनों को अलग अलग देखना है? नहीं। आप जब किसी भी ब्रोकर के साथ में डीलिंग करते हैं तो वो आपको मार्जिन का परसेंटेज एज अ क्यूमुलेटिव परसेंटेज बता देगा। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन भी उन स्टॉक्स में ज्यादा होगा जिसमें वॉलेटिलिटी हाई होगा। तो अगर आप दोनों को मिला के देखेंगे तो अगर किसी स्टॉक में हाई वॉलेटिलिटी है तो वेयर और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन दोनों को मिला के देखेंगे तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट हाई होगी। अभी रिसेंटली सेबी ने कुछ परिवर्तन किए हैं जिसमें उन्होंने कह दिया है कि 20% मिनिमम मार्जिन होनी चाहिए, उसके नीचे नहीं चलेगा। लेकिन जो स्टॉक्स हाईली वॉलेटाइल है और जिनमें 30, 35 से 40% की भी वॉलेटिलिटी या मार्जिन की रिक्वायरमेंट हो तो हर ब्रोकर को वो मार्जिन क्लाइंट से लेना पड़ेगा बिफोर वो क्लाइंट उस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर पाए। तो अब आप मार्केट में अगर उतरने का कोशिश कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि उतरें तो कम से कम 20% मार्जिन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तीसरा कैश मार्केट मार्जिन, एक जो मार्जिन है वो है मार्क टू मार्केट मार्जिन। मार्क टू मार्केट का क्या मतलब हुआ कि आज आपने शेयर लिया और उसका दाम 100 रुपए का 90 रुपया हो गया, मतलब 10 रुपया आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन आपको लेने का ऑब्लिगेशन 2 दिन बाद है, T+2, नुकसान तो आज हो रहा है। तो आपको वो जो नुकसान है जिसको नोशनल नुकसान बोलते हैं, आपको वो नोशनल नुकसान की भी भरपाई करनी पड़ेगी। आज के रेट में ब्रोकर्स मार्क टू मार्केट मार्जिन जनरली क्लाइंट्स लोग से अलग से नहीं मांगते हैं, क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट शेयर ले लेता है तो पूरा का पूरा अकाउंट, पूरा बैलेंस जो है वो उनके लेजर में डेबिट कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि पूरा अमाउंट ही जब चला गया लेजर में तो मार्क टू मार्केट का अलग से मांगने का कोई लॉजिक नहीं है। तो समझ में आ गई बात। कैश मार्केट में 3 तरह के मार्जिन है, वेयर मार्जिन, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन और मार्क टू मार्केट मार्जिन। वापस से डिजाइन में आते हैं। तो इन्वेस्टर, ब्रोकर और एक्सचेंज, ये जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स है ये एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच की बात है। हो सकता है ब्रोकर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दे, क्योंकि एक्सचेंज थोड़ा सा अलाउ करता है कि आप चाहें तो अपने क्लाइंट को XYZ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन मेरे साथ में तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी ही करना होगा। मतलब जो लिखा हुआ है वही लिखे हुए के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देता हूं कि आज मैंने सपोज कैश मार्केट में रिलायंस का शेयर खरीदा, तो मुझे 1 लाख रुपए वर्थ का मैंने खरीदा, तो मुझे 1 लाख रुपए देना था ब्रोकर को। मैं आज नहीं दिया, कल तक दे सकता हूं, मैंने कल भी नहीं दिया, परसों सुबह तक दे सकता हूं, मैंने नहीं दिया, एक दिन बाद मुझे देना था, मैं नहीं दिया, एक दिन बाद मुझे देना था, मैं नहीं दिया। इसका मतलब मैं ब्रोकर के लेजर में एज अ डेटर खड़ा हूं, मतलब मुझे पैसा देना है ब्रोकर को। क्या ये अलाउ है? अलाउ है। कब तक? T+2, जो कि एक नॉर्मल सेटलमेंट साइकिल है, मतलब आज मैंने लिया तो परसों मुझे ऑब्लिगेटरी देना ही है, लेकिन उसके बाद 5 दिन और आप मेरा लेजर डेबिट टान सकते हैं। लेकिन ये कौन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? ये ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है इन्वेस्टर को।
एक्सचेंज तो ब्रोकर से पैसा T+2 ले ही लेगा। एक्सचेंज को कोई मतलब नहीं आपने क्लाइंट से लिया कि नहीं लिया, मुझे आप पैसा दे दो, बिकॉज मैं सिस्टमैटिक रिस्क कैरी नहीं करना चाहता हूं, मुझे एक्सचेंज के नाम पे मुझे पूरा सिस्टम संभालना है। ब्रोकर वो एडिशनल रिस्क लेता है कि चलो 5 दिन तक अगर क्लाइंट का डेबिट बैलेंस खड़ा है तो खड़ा है, मैं मैनेज कर लूंगा। तो इस तरह से कई एडेड फैसिलिटीज है जो ब्रोकर अपने क्लाइंट को दे सकता है। ऑल्दो पहले बहुत था, अब धीरे धीरे वो सारे फैसिलिटीज कम हो रहे हैं, बिकॉज सेबी धीरे धीरे और स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। दोस्तों अगले सेक्शन में अपने डेरिवेटिव्स का मार्जिन का बात करेंगे, बिकॉज कैश मार्केट का मार्जिन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और मुझे आशा है कि आप समझ पाए होंगे कैसे वर्क कर रहा है, बट डेरिवेटिव्स वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी जो माहौल है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है और क्या होने वाला है, जिसके कारण आपको डेरिवेटिव ट्रेडिंग में पर्टिकुलरली ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शन पे। तो आप लोग जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, आप जरूर इस पे ध्यान रखिएगा कि किस किस तरह के मार्जिन आपको दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में देने पड़ते हैं। पहले बात करते हैं फ्यूचर्स की, क्योंकि वो रिलेटिवली सिंपलर है। आपको याद है पहले वाले सेक्शन में मैंने कहा था कि कैश मार्केट के अंदर में 3 तरह के मार्जिन है, फ्यूचर्स के अंदर में भी कॉन्सेप्चुअली यही 3 तरह के मार्जिन है। पहला मार्जिन उसको कहते हैं इनिशियल मार्जिन, जो कि ट्रेड करने के पहले आपको वो मार्जिन भरना ही पड़ेगा। वो इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट होता है स्पैन मेथोडोलॉजी से। स्पैन एक यूएस एक्सचेंज उसको फॉलो करता है और पूरी दुनिया भर में लोग स्पैन मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं। स्पैन का भी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं वैल्यू एट रिस्क कॉन्सेप्ट से ही ओरिजिनेट हुआ है। खाली डिफरेंस ये है कि स्पैन मार्जिन पोर्टफोलियो लेवल पे कैलकुलेट होता है। अगर आप कैश मार्केट में देखें तो स्टॉक लेवल पे वैर कैलकुलेट होता है, लेकिन डेरिवेटिव्स में अगर आपके मल्टीपल पोजीशंस हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस मिला मिलू के, तो स्पैन मार्जिन जो कैलकुलेट होगा वो पोर्टफोलियो लेवल पे होगा। दूसरा कैटेगरी ऑफ मार्जिन जो कैश मार्केट में भी था उसको हम कहते थे एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। डेरिवेटिव्स में उसको कहते हैं एक्सपोजर मार्जिन। एक्सपोजर मार्जिन क्या है कि जिस इंस्ट्रूमेंट में आपने एक्सपोजर ले रखा है, हर इंस्ट्रूमेंट का एक मार्जिन है जो कि फिक्स्ड परसेंटेज होता है। कैश मार्केट में भी दोस्तों एक्सपोजर जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है वो भी एक फिक्स परसेंटेज है जो महीने के स्टार्टिंग में डिसाइड हो जाता है। एक्सपोजर मार्जिन भी एक फिक्स परसेंटेज है जो कि स्टॉक का वोलेटिलिटी को ही दिमाग में रखते हुए कैलकुलेट होता है। तो जब आप ओवरऑल किसी भी ब्रोकर के साथ में देखेंगे मार्जिन की रिक्वायरमेंट, तो वो कॉम्बिनेशन होता है स्पैन मार्जिन जो कि इनिशियल मार्जिन है और एक्सपोजर मार्जिन। जो तीसरा मार्जिन है जो कि मार्क टू मार्केट है, वो तो देखिए डेरिवेटिव का एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि हर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट डेली बेसिस पे मार्क टू मार्केट होता है। इसका मतलब आपने फ्यूचर्स अगर ले रखा है और उसमें आज एंड ऑफ द डे जो सेटलमेंट प्राइस है, हर दिन का एक सेटलमेंट प्राइस है दोस्तों। आप ये गलती मत करिए कि खाली फाइनल डे ही सेटलमेंट प्राइस होता है, नहीं, हर दिन एक सेटलमेंट प्राइस कैलकुलेट होती है। ऑल्दो हर दिन सेटल होता है मार्क टू मार्केट पर्पस के लिए, लेकिन फाइनल एक्सपायरी वाले दिन जो सेटल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को नलिफाई कर देता है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, इनिशियल मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन, मार्क टू मार्केट मार्जिन, दोनों कैश मार्केट में एज वेल एज इन दी डेरिवेटिव्स। लेकिन डेरिवेटिव्स में और भी बहुत खास बात है, वो ये चर्चा करूंगा और इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। डेरिवेटिव्स में सिंथेटिक कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत बनते हैं। जैसे आपने फ्यूचर्स लिया और ऑप्शन बेच दिया, या आपने एक स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन लिया और दूसरे स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन को बेच दिया। ऐसे करके आप मल्टीपल कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशंस करके क्या होता है, कहीं ना कहीं रिस्क नलिफाई हो जाता है या रिड्यूस हो सकता है। एग्जांपल दूं, देखिए जैसे रिलायंस का कॉल ऑप्शन से 2000 का कॉल ऑप्शन रिलायंस का मैंने खरीदा, तो रिस्क क्या है कि या तो आपका प्रीमियम पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब उतना पैसा लग जाएगा, सही, उतना ही रिस्क है। लेकिन आपने 2000 का कॉल ऑप्शन बेच दिया है, तो रिस्क क्या है, अनलिमिटेड रिस्क है, कुछ भी पैसे लग सकते हैं। आने को खाली प्रीमियम है, लगने को कुछ भी पैसा लग सकता है, बिकॉज रिलायंस स्टॉक कुछ भी प्राइस हो सकता है।
तो अगर आप एक ऐसा ट्रेड करें कि आपने 2000 का कॉल ऑप्शन ले लिया और 2100 का कॉल ऑप्शन बेच दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिस्क को आपने डिफाइन कर दिया है और उससे ज्यादा पैसा लगने की पॉसिबिलिटीज कम है। एक्सचेंज क्या बोलता है कि अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि मैंने रिस्क को कंट्रोल कर लिया है, डिफाइन कर लिया है, तो मैं आपको मार्जिन बेनिफिट दे दूंगा। तो डेरिवेटिव में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके कारण जो एक्टिव डेरिवेटिव ट्रेडर है उनको बहुत फायदा होता है, वो है मार्जिन बेनिफिट। मार्जिन बेनिफिट मतलब सपोज आपने जनवरी कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस का लिया और फरवरी कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया, तो रिस्क क्या है? रिस्क खाली जनवरी फरवरी के बीच का जो गैप है उसी का ही रिस्क है। उससे ज्यादा रिस्क क्या है? अगर रिलायंस बढ़ेगा तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे, घटेगा तो दोनों घटेंगे, हो सकता है ये कम बढ़े ये कम घटे इत्यादि। तो ये जो रिस्क है क्योंकि कम है, एक्सचेंज आपको मार्जिन बेनिफिट देता है और बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। तो जहां आपको शायद 1 लाख रुपया मार्जिन देना पड़ता, एक्सचेंज उसको रिड्यूस करके 20,000, 30,000, 40,000 तक भी कर देता है। अब देखिए, हर स्टॉक के अंदर में अलग अलग मार्जिन स्ट्रक्चर होगा, जो कि मैंने बताया कि हर स्टॉक का मार्जिन का रिक्वायरमेंट अलग है क्योंकि हर स्टॉक की वॉलेटिलिटी अलग है। तो मार्जिन बेनिफिट एक बहुत पावरफुल टूल है और जून 2020 के अंदर में सेबी ने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि पहले मार्जिन बेनिफिट जो सिर्फ इनिशियल मार्जिन पे मिलती थी, इनिशियल मार्जिन दोस्तों याद है आपको, इनिशियल मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन, मार्क टू मार्केट। सो पहले मार्जिन बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इनिशियल मार्जिन पे मिलती थी, एक्सपोजर मार्जिन पे बेनिफिट नहीं मिलती थी। इसका मतलब क्या कि अगर आपने 2000 का कॉल ऑप्शन लिया और 2100 का कॉल बेचा, तो 2100 का कॉल पे क्योंकि आपने बेचा था पूरा मार्जिन लगेगा, और 2000 का कॉल ऑप्शन क्योंकि आपने लिया है तो खाली प्रीमियम इन्वेस्ट किया है। जो मार्जिन बेनिफिट होगा वो खाली प्रीमियम जितना ही बेनिफिट पहले देता था। अब 2020 जून से ये ओवरऑल मार्जिन पे बेनिफिट मिलने लग गया, मतलब इनिशियल मार्जिन प्लस एक्सपोजर मार्जिन। इसका मतलब जो लोग स्प्रेड ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंटर स्ट्राइक प्राइस ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंटर एक्सपायरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक क्वेश्चन हो सकता है, आप पूछेंगे कि सर अगर मैं दो अलग अलग स्टॉक्स के बीच में ट्रेडिंग करूं, कि मैंने रिलायंस ले लिया, निफ्टी बेच दिया, या मैंने आईसीआईसीआई बैंक ले लिया, एचडीएफसी बैंक बेच दिया, तो इस पे मुझे क्या मार्जिन बेनिफिट मिलेगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये रिस्क एक्सचेंज समझ ही नहीं पाएगा। दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बीच का कोरिलेशन और उसका रिस्क निकालना, ये एक्सचेंज के सिस्टम के परव्यू में नहीं आता है, तो उसमें आपको मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगी। मार्जिन बेनिफिट आपको सेम अंडरलाइन के मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप ट्रेड करें तो आपको डेफिनेटली उसका फायदा मिलेगा। तो ये अब आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया मार्जिन का, इनिशियल, एक्सपोजर, एक्सट्रीम लॉस, कैश मार्केट में, डेरिवेटिव में, एक्सेट्रा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो अभी लेटेस्ट कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया जून 2020 से जो डेवलपमेंट हुआ है, तो जो लोग स्प्रेड ट्रेडिंग कर रहे हैं मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस में, ऑप्शंस में, वो समझ पा रहे होंगे कि अब उनके लिए कैपिटल डिप्लॉयमेंट कितना कम हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप स्ट्रेडल खरीद रहे हैं तो आपको प्रीमियम खाली इन्वेस्ट करना है, तो उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा है। लेकिन आप स्ट्रेडल बेच रहे हैं तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट बहुत हाई है। उसको बचाने के लिए आप दूर का आउट ऑफ द मनी का कॉल पुट अगर ले लें तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर किसी को प्रॉपर रिटर्न ऑन कैपिटल निकालना है तो एक्सचेंज का मार्जिन बेनिफिट को और प्रॉपर्ली समझिए, अपने ब्रोकर से कनेक्ट करिए, वो आपको आपके उनके जो प्लेटफॉर्म होंगे उसके अंदर में आप देख पाएंगे कि कितना मार्जिन बेनिफिट आपको मिल सकता है अपने स्ट्रैटेजीज में, और अकॉर्डिंगली अपने स्ट्रैटेजीज को आप मैप करिए। जो परिवर्तन एक अभी आया है वो है पीक मार्जिन रिपोर्टिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन है और 1 सितंबर से ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट होने वाला है। 1 जून 2021 से वो थोड़ा थोड़ा और इंप्लीमेंट होगा। पहले क्या होता था कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मार्जिन का रिक्वायरमेंट को फ्लूइड किया गया था। मतलब ये आप मान लीजिए कि एक ग्रे एरिया था जिसको कई ब्रोकर्स ने इसका फायदा उठाया। क्या था कि ये जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट है
ये एंड ऑफ द डे बेसिस पे होती थी, बिकॉज रिपोर्टिंग, मार्जिन रिपोर्टिंग, तो आपने जो मार्जिन दिया ब्रोकर को, ब्रोकर एक्सचेंज को रिपोर्ट करता था कि हाँ भाई इस क्लाइंट का मेरे को मार्जिन मिला हुआ है। तो ये जो रिपोर्टिंग है ये एंड ऑफ द डे होती थी। ये जो स्पैन अपडेट्स है, मतलब मार्जिन का अपडेट्स जो एक्सचेंज ब्रोकर को थ्रो करता है, वो दिन में 6 बार करता है। वो बताता है कि क्योंकि उसको तो रियल टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, हर स्टॉक की वॉलेटिलिटी चेंज हो रही है तो स्पैन मार्जिन भी डेफिनेटली चेंज होगा। तो एक्सचेंज ब्रोकर को रियल टाइम बेसिस पे बता रहा है कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, तो दिन में 6 बार वो बताता है। पहले ये रियल टाइम मार्जिन रिपोर्टिंग का फॉर्मेट था नहीं, तो रेगुलेटर ने बोला कि भाई इंट्राडे फिर लोग डेरिवेटिव के ऊपर में और लिवरेज दे रहे थे। देखिए डेरिवेटिव अपने आप में लिवरेज है, आप 20% कैपिटल देके पूरा स्टॉक में पोजीशन ले सकते हैं डेरिवेटिव में, बट कुछ लोग क्या कर रहे थे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उसको भी 10 टाइम्स 20 टाइम्स और लिवरेज करवा रहे थे। तो इसका मतलब 2% मार्जिन देके आप कितना बड़ा काम स्टॉक में कर सकते हैं, इसका मतलब कितना बड़ा सिस्टमैटिक रिस्क था। तो सेबी ने ये रिस्क को देखा और उन्होंने तुरंत इसको प्लग इन किया है। तो धीरे धीरे ये दरवाजा पूरी तरीके से बंद हो रहा है। तो 1 सितंबर से चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे एंड ऑफ द डे पोजीशन लेके जाने वाला ट्रेडिंग कर रहे हैं, मार्जिन का रिक्वायरमेंट अब जो है वो दोनों तरफ बराबर है। तो इससे क्या होगा, इंट्राडे जो ट्रेडिंग करने का एक जोन में घुसे थे उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। क्या ये सही है गलत है? देखिए दो तरफा बातें हैं, कुछ बोलेंगे सही है, कुछ बोलेंगे गलत है, बट जो है सो है। हमको अपने आप को नए स्ट्रक्चर में ढालना ही पड़ेगा। हो सकता है हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल कम हो जाए, बट हो सकता है कि हमारा रिस्क ओवरऑल, मार्केट का ओवरऑल रिस्क कम हो जाए, जिसके कारण हम लंबे तौर तक मार्केट में रह पाए। तो मेरी तरफ से इस पे कोई जजमेंट नहीं है कि ये सही है कि ये गलत है, जो है वो है और आपको इसी के साथ जीना पड़ेगा। तो दोस्तों एक लास्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अभी तक हो सकता है वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और आप काफी कुछ समझें तो एक लाइक दे दीजिए वीडियो पे और एक स्माइल भी दे दीजिए। कमेंट जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपके कमेंट का जवाब देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लास्ट पॉइंट ये है कि आप जब ब्रोकर को कुछ मार्जिन के रूप में देते हैं और वो मार्जिन अल्टीमेटली ब्रोकर एक्सचेंज को देता है, तो ये अपने वापस से डिजाइन में आते हैं कि इन्वेस्टर, ट्रेडर, ब्रोकर और एक्सचेंज। तो एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच में बातचीत है कि अगर तुमको मेरे से बेनिफिट चाहिए, तुमको अगर एक्सपोजर दिलवाना है क्लाइंट को, तो मेरे को कोलैटरल के रूप में ये तुम दे सकते हो। एक ब्रोकर बोलता है क्लाइंट को कि क्लाइंट से मुझे कैसे क्या लेना है वो मैं सोचूंगा, वो आप मत बोलिए मुझे। तो जब आप कोई भी ब्रोकर को पैसे देते हैं या कोई भी कोलैटरल देते हैं जिसके अगेंस्ट ब्रोकर आपको एक्सपोजर देता है, और ये डेरिवेटिव में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैश मार्केट में तो देखिए अगर आपने शेयर खरीद लिया तो आपको तो ऑब्वियसली कैश ही देना पड़ेगा, बट डेरिवेटिव के अंदर में जो एक्सपोजर ब्रोकर देता है उसके अगेंस्ट आप क्या क्या दे सकते हैं? उसके अगेंस्ट आप कैश दे सकते हैं। कैश मतलब बैंक, कैश जाके उसके ऑफिस में नहीं दे सकते हैं, बैंक से आप जमा कर सकते हैं कैश, या कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट क्या हो सकता है? म्यूचुअल फंड जो लिक्विड फंड है वो कैश इक्विवेलेंट हो सकता है। और एफडी, आप एफडी करा के ब्रोकर को दे सकते हैं और वो एफडी को ब्रोकर प्लेज कर सकता है एक्सचेंज में। प्लेज मतलब आपका जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सचेंज को दे दिया एज बेनिफिशियरी ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, इट्स कॉल्ड प्लेजिंग। या आप शेयर दे सकते हैं, या म्यूचुअल फंड कोई दूसरा म्यूचुअल फंड दे सकते हैं, या कोई गोल्ड बॉन्ड दे सकते हैं, या जीसेक भी दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जो एक्सचेंज ने बता रखा है कि ये हम एक्सेप्ट करते हैं, तो ये आप ब्रोकर को दे सकते हैं। सपोज आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड बॉन्ड ब्रोकर को दे दिया कि आप मुझे इसके अगेंस्ट में डेरिवेटिव्स में पोजीशन लेने दीजिए। जब वो ब्रोकर एक्सचेंज को 1 लाख का गोल्ड बॉन्ड देगा तो एक्सचेंज उसको बोलेगा कि मैं तुमको केवल 90 तक का पोजीशन अलाउ करूंगा, ओनली 90। क्यों? क्योंकि 10 जो है वो हेयर कट है। हेयर कट मतलब कुछ भी हो सकता है उस बॉन्ड का, तो मुझे 10% तो रिस्क अपना मैनेज करना पड़ेगा, तो 10% हेयर कट में लेके ही उस स्टॉक को तुमको एक्सपोजर दूंगा। तो ब्रोकर डिसाइड कर सकता है कि उसको आपको 100 का देना है या 90 देना है, या ब्रोकर ये भी बोल सकता है कि मैं तो आपको सिर्फ 50 तक का एक्सपोजर अलाउ करूंगा, बिकॉज मैं
और रिस्क एडजस्ट करना चाहता हूं और मैं और बफर रखना चाहता हूं। तो आप कोई भी कोलेटरल अपना डिसाइड करें। अल्टीमेटली जब आप ब्रोकर को अप्रोच करेंगे, उससे आपको पूछना पड़ेगा कि भाई आप क्या क्या कोलेटरल लेते हैं। हो सकता है कोई शेयर वो लेगा, हो सकता है कोई म्यूचुअल फंड, जैसे अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड पे एसआईपी कर रखा है तो आपके पास यूनिट्स है और वो आपको परपेचुअल एसआईपी करना है, तो जो यूनिट ऑलरेडी आपके पास है, आप ब्रोकर को बोलिए कि ये यूनिट आप लीजिए और इसके अगेंस्ट हेयर कट काट के आप मुझे डेरिवेटिव में एक्सपोजर दीजिए ताकि मैं ऑप्शंस में काम कर सकूं। इससे क्या होता है कि सेम पैसा जो आपका एक म्यूचुअल फंड के रूप में पड़ा है, उसको आप डेरिवेटिव में यूज करके एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने का काम कर सकते हैं। अब देखिए, वो और बात है कि एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने के चक्कर में अगर लालच आ गया और हम वो पूरा पैसा खो बैठे, तो अल्टीमेटली ब्रोकर क्या करेगा, आपका म्यूचुअल फंड को रिडीम करवा के वो पैसा को रियलाइज करवाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो एसेट दे रहे हैं ब्रोकर को, वो अल्टीमेटली आप उसको प्लेज कर रहे हैं। प्लेज मतलब अपना ओनरशिप टेम्परेरी बेसिस पे शिफ्ट कर रहे हैं, और अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये ब्रोकर के पास राइट है कि वो आपका एसेट को लिक्विडेट करके पैसा रियलाइज कर सके। यही पूरा कॉन्सेप्ट है प्लेजिंग का। तो डेरिवेटिव के अंदर में हर ब्रोकर का एक अपना पैटर्न है और एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच एक अलग रिलेशनशिप है जो प्रॉपरली डिफाइंड है। एक्सचेंज रोज फाइल थ्रो करता है और बताता है कि किस किस तरह के फाइनेंशियल एसेट मैं ले सकता हूं और उस पर कितना हेयर कट होगा, हर ब्रोकर को पता है। आपको अगर आपके ब्रोकर के साथ डीलिंग करना है तो आप उनसे पूछे कि ऐसे क्या क्या फाइनेंशियल एसेट है जो आप अपने ब्रोकर को दे सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोजर इन डेरिवेटिव्स एज अ प्लेज मैकेनिज्म। तो दोस्तों, ये हो गया पूरा वीडियो। मोटा मोटी मैंने कवर कर लिया किस किस तरह के मार्जिन्स होते हैं, मैंने कवर कर लिया कि डेरिवेटिव के अंदर में किस किस तरह के मार्जिन्स होते हैं और आप किस किस तरह से फाइनेंशियल एसेट्स को देख के उन मार्जिन को संपूर्ण कर सकते हैं। आशा कर रहा हूं कि ये मेरा वीडियो लंबा था, लेकिन आशा कर रहा हूं इससे आपको सीख बहुत मिली होगी और आप एक अच्छे ट्रेडर, नॉलेजेबल इन्वेस्टर, एक सेंसिबल, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल की तरह मार्केट में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और कई क्वेरीज हैं जो आपके दिमाग में हैं जो आप मुझसे पूछना चाहेंगे, डेफिनेटली आप इस वीडियो के कमेंट में डालिए। मैं कोशिश करूंगा इस तरह से सिंपल वे में आपके बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस, नए टेक्निकल स्टडीज की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो लर्न टू ट्रेड है ही, उसमें मैं कर ही रहा हूं, बट कई मार्केट ओरिएंटेड टेक्निकल क्वेश्चंस है जो आपको हर कोई नहीं बताता है, उसका मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब दे पाऊं। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, और मेरे काम को प्रोत्साहित करते रहिए, शेयर करते रहिए और मुझे एक स्माइल देते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।